नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अब शनै शनै धीरे धीरे ये जानना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल राजनीतिक संगठन इस देश में अपने देशवासियों अर्थात अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता का माहौल ला करके उनमें भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव इत्यादि स्थापित करने के लिए ये मुहिम चला रहा है, ये अभियान चला रहा है अभी फ़िलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से। और बहुत जल्द ही, हालांकि ये बहुत दिन से कहा जा रहा है लेकिन कोरोना वगैरह आया था इसके कारण नहीं, लेकिन अब बहुत जल्द ही वो आप लोगों के मध्य में आएगा और इस संदेश को पुख्ता करने के लिए आप लोगों से ही बात करेगा, आप लोगों को कोई समझाएगा और जो भी उसमें दिक्कतें हैं मैंने इसको सोचने और समझने में उसको भी दूर करेगा और पूरे देश में ये इस बात को मैंने स्थापित करेगा कि प्रत्येक देशवासी हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन से वो मोहब्बत करें और आपसी भाईचारा और आपसी अखलाक मोहब्बत को बढ़ाएं। ये तो कोशिश है भारतीय अवाम ताकत दल की और ये कोशिश तब तक बंद नहीं होगी जब तक यह स्थापित नहीं होगा। इतना सभी लोग जान लें। अब इस कोशिश में बाधाएं बहुत हैं, इनको भी पहचानना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल एक कश्मीर फाइल्स ये एक फिल्म बनाई गई है और वो खास करके जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है आतंकवादियों द्वारा और वो भी अपमानजनक ढंग से, और ख़ास करके जो आतंकवादी हैं वो मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से बड़े अपमानजनक ढंग से उन्होंने कहा कि वो मान जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको इंडियंस बोलते हैं आतंकवादी, वो अपने को इंडियन नहीं मानते हैं। ये आतंकवादी अपने को इंडियन नहीं मानते हैं, बाकी को इंडियन बोलते हैं। तो वो आतंकवादी माने शायद 1990 में हमारे जो है कम से कम 25-30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या किया और उनमें उन 25-30 में कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे। तो एक सामूहिक हत्या करके
वो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को वो आक्रांतिक, उनको आतंकित किया, उनको डराया, और डरवाने के बाद ये आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ये चिल्ला करके ये मैंने घोषणा कर रहे थे कि ये इंडियंस अब यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को और अपने जायदाद को छोड़कर छोड़कर ये वो कश्मीर के बाहर निकल जाए। इतना अपमानजनक, जरा सोचिए कि इसी हमारे आज़ाद भारत में हमारे भारतीय समाज के साथ इतना अपमानजनक ढंग से, और उससे पहले हत्या की गई, और ये अपने घर बार को छोड़ करके और इसी डर के मारे जब निकले तो हमारे देश में, हमारे इसी आज़ाद भारत में शरणार्थी का जीवन, रिफ्यूजी का जीवन जीने को मजबूर हुए। यह पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक और कलंक है। लेकिन इसके साथ ये जो कश्मीर की फाइल इसके लिए नहीं बनाई गई है। ये बीजेपी के समर्थक जो चमचे हैं, जो सलाहकार हैं, उससे मसालार हैं, वो इसके लिए नहीं बनाया है। और जबकि भारतीय जनता दल ने बार बार बताया है कि इस पूरी स्थिति के लिए और जम्मू कश्मीर की हर समस्या के लिए वो भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू जिम्मेदार है। यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको अच्छी तरह से समझ ले। हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि इस कश्मीर की समस्या और इससे मुतल्लिक, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी अपमानजनक घटनाएं हैं, उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ वो भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू है। और हालांकि इस सारी सच्चाइयों को ढकने के लिए इस गद्दार जीएनपीसी ने बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रखी थी। इस देश के देश विरोधी गद्दार इतिहासकारों का एक गिरोह, देश विरोधी गद्दार मीडिया का गिरोह, देश विरोधी गद्दार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, देश विरोधी गद्दार पत्रकारों का गिरोह और इतिहासकारों का तो मैंने बताया है। इन गिरोह के द्वारा इस देश की सर्वाधिक गद्दार नेहरू की गद्दारियां और उसके साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियां को ढकने का ये पूरी साजिश, उसके साथ उसके एक झूठी महिमा मंडन का पूरा ये माहौल बनाने की साजिश की गई। तो खैर पूरी बात तो बताना इसमें मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी बात हो रही है कि हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो हुआ वह देश को बिल्कुल शर्मसार करने वाला और दिल को दहला देने वाला और मन कितना द्रवित हो जाता है, बैठ जाता है, इस तरह का है सभी भारतीय भाई बहनों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझे कि इसकी समस्या की जड़ में सिर्फ वो ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। और इसको लेकर के हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन, विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये आपस में हर कीमत पर सद्भाव बनाए रखें। और ये बिल्कुल इसकी साजिश की दुर्गंध आ रही है कि ये बीजेपी वालों ने
वो किस साजिश के तहत, दो ही कारण है कि उस भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छुपाने के लिए और उसके एवज में देश में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए इस तरह की फाइल जो है वो इन सबों ने इन्हें बनवाया है, बीजेपी वालों ने। तो हमारे आदरणीय हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन कदापि जो है इस बीजेपी के झांसे में ना आए और कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति कोई भी दुर्भावना, कोई भी नफरत पालने का अपराध न करें। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हर कीमत पर इस देश में सद्भाव बना रखने की हर कोशिश करें। और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आपस में मिल करके इस बात का प्रचार करें कि इस कश्मीर की समस्या और कश्मीर से मुतल्लिक जितनी भी समस्याओं की जड़ में नेहरू है, न कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये बहुत बड़ी समझ की आवश्यकता है इस देश में। और इसी अंडरस्टैंडिंग को, इसी समझ को दबाने के लिए कि इसके लिए जिम्मेदार नेहरू है, न कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये साजिश के तहत ये जो है कश्मीर फाइल जो है वो बनवाई गई। तो इस समस्या के लिए नेहरू किस प्रकार जिम्मेदार है, इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी किसी एपिसोड के माध्यम से बताया था, आगे भी बताएगा, उसकी ज़रूरत है। और आज भी बता रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा अच्छी तरह से समझ लें कि किस प्रकार नेहरू ने गद्दारी करते करते कश्मीर को किस रूप में तब्दील कर दिया, और जिसका नतीजा, जिसकी परिणति ये हुई कि आतंकवादियों का इतना हौसला बढ़ गया कि हमारे कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे वो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन के साथ, यानी ये व्यवहार, इस तरह का व्यवहार करने के लिए आतंकवादियों के हौसले जो है इस कदर जो है बढ़ गए थे। तो इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। उसी संबंध में पुनः जो है कश्मीर के संबंध में वो इस देश का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू को की गद्दारियों को बताना जरूरी है। जरा उसको फिर से आप लोग सुन लें। जब 1947 के आसपास अंग्रेज छोड़कर जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो उसमें कम से कम 5 से 62 रियासतें थीं। उनको ये अंग्रेज आज़ाद करके गए। हालांकि उनको आज़ाद करने का एक ही मकसद था कि फिर ये पूरा देश न बन सके, भारत टूटा ही रहे, टूटा रहेगा तो कमज़ोर रहेगा तो वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का पूरा खेल जो है उनका चलता रहेगा। तो इसी मंसूबे से उन्होंने 5 से 62 रियासतों को पूरा आज़ाद कर दिया, उनके नवाब को, उनके राजा को, कि आप चाहें तो भारत में मिलें, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिलें, आप चाहे तो अपने को आज़ाद रहें। और सरदार पटेल को बहुत कोट उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने 5 से 62 में से 5 से 59 रियासतों को तो मिला लिया, 3 रह गए, जूनागढ़, हैदराबाद और ये आपका कश्मीर या जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को और हैदराबाद को सरदार पटेल ने अपनी जो है कूटनीतिक क्षमता के अनुसार साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, जो कि राजनीति में चलता है, उसके अनुसार जूनागढ़ और हैदराबाद को मिला लिया। उसके विशेष वर्णन में अभी फिलहाल हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उस क्षमता के अनुसार सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भी और हैदराबाद को भी मिला लिया। अब रह गया एक
आपका ये कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान की नज़र नहीं थी, कश्मीर पर और भी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं और जो कि भारत विरोधी हैं उनकी भी नज़र इस कश्मीर पर रहती है। सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या मंसूबा था कि ये जो है कश्मीर पाकिस्तान के यदि हाथ में रहेगा तो उनकी दाल गल जाएगी और जो है उनका खेल सफल हो जाएगा और पाकिस्तान से वो जो है अपने उसी कश्मीर में तमाम सैनिक अड्डे और भी चीज़ें जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का मंसूबा था कि ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हवाले हो जाए। अब वो कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह वो घोषित कर चुका था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, न तो भारत में मिलेंगे और न तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने इसको उकसाया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने कबीलियों के भेष में अब पाकिस्तानी सेना भेजा कश्मीर में और वो कबीली वो सेना जो है पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर के फैल गई और वो पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर चूँकि रियासत की सेना बहुत छोटी सी थी और वो कश्मीरी सेनाओं का जो कि कबीलियों के भेष में थे उसका मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं थी। तो अपनी रक्षा के लिए वहाँ के रियासत हरि सिंह ने अपने सलाहकार कोई महाजन करके थे, महाजन को भेजा दिल्ली और महाजन जो है वो नेहरू से मिले। नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे और तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कि जो गृह मंत्री है सरदार पटेल उनसे मिलिए। सरदार पटेल से जब राजा हरि सिंह के सलाहकार महाजन मिले तो सरदार पटेल साहब का दो टूक उनको जवाब था कि भारत जम्मू कश्मीर की रक्षा क्यों करेगा। भारत अपनी सेना जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए क्यों भेजेगा। उनके इस तरह के सवाल में ही उनका आशय था। तो वो फिर महाजन भागे भागे वापस कश्मीर गए और ये सारी बातें बताई रियासत के राजा हरि सिंह को। और फिर हरि सिंह स्वयं आए और विलय संधि जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। जम्मू कश्मीर का विधिवत भारत में विलय हुआ। अब इसके बाद भारत की सेना, ये घटना कब की है? 17 और 18 अक्टूबर 1947। तो जब हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और वो विलय भारत में जम्मू कश्मीर का वो विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया, अर्थात कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। तब भारत की सेना कश्मीर गई और उसमें सड़क या रोड की सुविधा नहीं थी, हवाई जहाज़ से ही जाना पड़ता था। हमारी सेना हवाई जहाज़ से गई। हालांकि जो वहाँ का हवाई अड्डा, जैसा कि मैंने बताया था, हवाई अड्डा भी ठीक नहीं था, तमाम धूल थी और तमाम वो सेना जो है पानी वो हवाई अड्डे पर जो है पानी छिड़क करके वो उसको जो है धूल को वो करती थी। तब हवाई जहाज़ उतरती थी और जिसमें कि हमारी सेना वहाँ पहुँच पाती थी। तो अब चूँकि कश्मीर के कोने कोने में फैल गई थी पाकिस्तानी सेना और तो उसको कोने कोने से निकालना भी बड़ा एक टेढ़ी खीर थी, मुश्किल काम था। इसलिए भारतीय सेना को जो भारतीय सेना हमारे 19 अक्टूबर के आसपास 19 अक्टूबर 1947 को गई थी और उसको कम से कम 1.25 साल से ऊपर, मतलब कि जनवरी मैंने 19 अक्टूबर 1947 को हमारी भारतीय सेना गई और उसको कम से कम 1.25 साल लगभग
जनवरी या फरवरी 1949 तक लग गया उसको। तो काफ़ी हिस्सों से जो है हमारी भारतीय सेना ने उस कश्मीरी सेना जो कि कबीले भेष में थी उसको हरा करके उसको खदेड़ा वापस पाकिस्तान। तो जब ये भारत विरोधी ताकतें खासकर इंग्लैंड और अमेरिका ने देखा कि अब इस कश्मीर का विलय तो पहले ही हो चुका है, भारत का अभिन्न अंग तो बन ही चुका है, तो वो जो साजिश किए थे कि कम से कम पाकिस्तान की सेना के जरिए ही वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए, उसमें भी जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराते हुए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लगभग काफ़ी हिस्सों से वो खाली करा दिया था। तो अब इन समों की काफ़ी दर्द होने लगा कि अब उनका मंसूबा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले होना चाहिए, ये मंसूबा जो उनको पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो जैसा कि बताया गया है कि उसमें गवर्नर जनरल वो था, माने लोग कहते हैं आज़ाद हो गया था भारत, लेकिन आज़ाद भारत का भी गवर्नर जनरल ये भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू जिसको आज़ाद भारत कहता है, उसका फिर अंग्रेजी मुखिया एक अंग्रेज माउंटबेटन को ही इसने मुखिया बनाया या बनवाया। कौन? गद्दार नेहरू ने। तो माउंटबेटन की माउंटबेटन की पत्नी थी एडमिनो माउंटबेटन। एडमिनो माउंटबेटन से इस गद्दार नेहरू का कोई चक्कर था जिसको अफेयर कहते हैं। अब इसे अधिक मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हम पर भी वो शिष्टाचार की मर्यादा का एक बंदिश है, बाधा है। तो उसी अफेयर के नागफास में फांस करके एडमिनो को और एडमिनो माउंटबेटन को, और माउंटबेटन खुद इंग्लैंड से ये सलाह और ये आदेश है कि उस नेहरू से जो है हमारी जो सेना है उसकी कार्रवाई को बंद करवाओ। तो एडमिनो माउंटबेटन ने अपने जो अफेयर या अपने जो प्रेम के नागफास में जो उसको फांसी थी, तो उसी के बूते उसने नेहरू पर दबाव डाला, कहा कि जो सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसको रोको इसमें कश्मीर में। अब देखिए ये गद्दार नेहरू एडमिनो के प्रेम में फंस करके, लोग कहते हैं कि लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्रेम फंस करके अपना कुछ नुकसान कर देते हैं। ये भारत के साथ अब गद्दारी इसने शुरू कर दिया, सिर्फ एडमिनो के प्रेम के जाल में मैंने फंस करके। तो अब चूंकि उस समय गृह मंत्री थे हमारे सरदार पटेल, जम्मू कश्मीर का मसला जो है उन्हीं के अधीन था, और जो सेना का जो ऑपरेशन था उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के सर्विलेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में वो चल रहा था। तो अब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मसला सरदार पटेल के हाथ से छीन करके अपने हाथ में लिया, पहली गद्दारी। और कहा उनसे कि सरदार जी जम्मू कश्मीर का या कश्मीर का मसला अब मैं देखूंगा और बाकी हिंदुस्तान आप देखिए। ये बोल करके कश्मीर का मसला, जो कि अब तक जो है गृह मंत्री होने के कारण सरदार पटेल जो है कश्मीर का मसला भी देख रहे थे और खास करके अपनी सेना का ऑपरेशन भी देख रहे थे। तो उस कश्मीर मसले को
ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एडमिनो माउंटबेटन के कहने पर उसके प्रेम के नागफास के दबाव के कारण भारत के साथ गद्दारी करने के लिए जम्मू कश्मीर का मसला अपने हाथ में लिया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, पहली गद्दारी। अब इसके बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी जीतती हुई भारतीय सेना, कौन भारतीय सेना, जो कि कश्मीर से जो कबीलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कोने कोने में फैली हुई थी, उसको भारतीय सेना निकाल करके खदेड़ करके कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से आज़ाद करवा रही थी और काफ़ी हिस्सा इसने आज़ाद करवा भी लिया था। और हमारी भारतीय सेना जो है वो खदेड़ते हुए जो है वो इसमें कश्मीर में जीत रही थी। अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम यानी यूनिलेटरल सीज फायर इसने उस पर लादा, थोपा। जरा बताइए कि कौन ऐसा जो है विश्व में कौन ऐसा शासक होगा जो कि अपनी ही और जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपेगा, सिवाय इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के। तो ये अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एक तरफा युद्ध विराम या यूनिलेटरल सीज फायर इम्पोज किया, थोपा, सिर्फ इंग्लैंड के इशारे पर। इंग्लैंड का इशारा जो वो एडमिनो माउंटबेटन जिसके प्रेम के नागफास में ये फंसा हुआ था, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो अब इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी सेना को यदि कुछ दिन और मिल जाते, हफ्ता 10 दिन या 30 दिन अधिक से अधिक, तो ये पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के भेष में थी उसको बाहर निकाल दी होती खदेड़ करके। अब पूरा कश्मीर जो है वो भारत का होता। लेकिन इसी नेहरू की गद्दारी के कारण हमारी भारतीय सेना कश्मीर के कुछ भाग को जो जीत न सकी या जीतने से वंचित रह गई। तो इसी नेहरू की गद्दारी के कारण जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारी भारतीय सेना के द्वारा जीता नहीं जा सका। वही भाग वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके कहलाया। और आज यह पीओके कश्मीर समस्या का नासुर बना हुआ है। तो जो कश्मीर समस्या का नासुर पीओके बना हुआ है, उसकी जड़ में यही गद्दार नेहरू है। तो अब इसके आगे जरा आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका, उनका यह मंसूबा पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा सेना भी भिजवा ली और जो है इस गद्दार नेहरू के द्वारा अपनी सेना पर, अपनी जीतती हुई सेना पर युद्ध विराम भी करवा लिया। लेकिन तब भी उनका जो मंसूबा था कि पूरा पाकिस्तान पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, ये मंसूबा उनका पूरा नहीं हुआ। तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से दूसरी गद्दारी वो करवाते हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका। क्या करवाते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के मसले को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ले गया। ये देखिए इसकी गद्दारी। और कि कौन सा कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, भारत का इनएलाइनेबल
आर्गन बन चुका था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। उस कश्मीर को कुछ भाग तो यानी जीतने से रह गया, पीओके बनवा दिया इस गद्दार नेहरू ने। अब पूरे कश्मीर मसले को जो है अंतर्राष्ट्रीय दखल का, माने कश्मीर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय और खासकर के भारत विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दखल का दरवाजा खोलने के लिए ये गद्दार नेहरू जम्मू कश्मीर मसले को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वहां ले गए। आप लोग कल्पना करिए कि जैसे गांव देहात में कोई है और उसकी खुद की जमीन है और कोई अवैध कब्जा कर लिया है, तो उस अवैध कब्जे को हटाएगा कि फिर इस मसले को पंचायत में ले जाके कि भाई ये कि उसको जो है पंचायत वाले आकर के दखल करें इसमें। तो वही गद्दारी इसने जवाहरलाल नेहरू ने किया कि इस मसले को कहाँ ले गया, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, और वहाँ कई अध्याय होते हैं। एक अध्याय वो होता है कि आपको यदि कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आर्थिक मदद है और यो तो मान लीजिए आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता है और चिकित्सीय मेडिकल एड की आवश्यकता है, इससे संबंधित तो उसके लिए एक अध्याय है, अध्याय 7। लेकिन कोई एक मसला जो है विवादास्पद है, डिस्प्यूटेड है दो देशों के बीच में, उसके लिए अध्याय 6। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जब कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया तो उसको अध्याय 7 में नहीं डलवाया कि कुछ सहायता ले वहां से संयुक्त राष्ट्र संघ से। ये पाकिस्तान के साथ इसको विवादास्पद माना। किस कश्मीर को? जो कश्मीर का विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, जिसके कारण वो भारत का अभिन्न अंग बन चुका था, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के साथ विवादास्पद मानते हुए उसको अध्याय 6 में डलवाया। तो अभी जो मैंने बताया था कि ऐसा कोई गांव देहात में ऐसा कोई गद्दारी करेगा कि अपनी एक ज़मीन है जिस पर कि कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, तो उस अवैध कब्जे को हटवाएगा कि उस मुद्दे को वहां ले जाएगा पंचायत में। वहाँ कई तरह के पंच होते हैं जो कि आपके खिलाफ भी होते हैं, तो वो जो है उनके दखल का दरवाजा, उनके दखल का एक मौका या दरवाजा खोलने के लिए वही चीज ये गद्दार नेहरू ने, वो कश्मीर जो कि हमारा था, हमारा अभिन्न अंग था हमारे देश का, उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उस पर अंतर्राष्ट्रीय दखल का दरवाजा खोलने के लिए ये नेहरू वहाँ इस मसले को कहाँ ले गया, ले गया वो संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वो अध्याय जिसमें दो देशों के विवादास्पद मुद्दे रखे जाते हैं, उसमें जो है पाकिस्तान के साथ जो है जम्मू कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा मानते हुए उसमें डलवाया। आप सोचिए कि इस गद्दार नेहरू ने कितनी बड़ी गद्दारी हमारे देश के साथ की। अब उसकी इस गद्दारी से तब भी जो है पाकिस्तान ने तभी कश्मीर जो है या जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान के हवाले किया नहीं जा सका। तो अब इसने आगे भी गद्दारी की, उसको सुनिए। इसने एक वक्तव्य दिया, इस गद्दार नेहरू ने जम्मू कश्मीर में एक वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला
जम्मू कश्मीर के ही लोग जनमत संग्रह, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। और इस तरह का वक्तव्य जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू यूं ही नहीं दिया था। उसके मन में मंसूबा क्या था, इसको भी जानने के लिए हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका मंसूबा ये था कि कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, वो बहुसंख्यक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एक अस्थायी रूप से परमानेंट जो है उनकी एक कमजोरी है कि ये देश विरोधी ताकतें जैसे कि जीएनपीसी है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एक अस्थायी कमजोरी ये है कि वह देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है और इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए कि वो देश विरोधी ताकतों का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं। हर मौके पर सीए पर आपने देखा होगा, सबसे पहले सबसे अधिक वो शिकार बने और वो उनका शिकार बनना इस देश के लिए अभिशाप हो गया। और उनके इस झूठ और अफवाह के शिकार बनने के बाद किसी ने प्रयास नहीं किया। बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, कभी भी उनके पास नहीं गई। उनके इसे जो शिकार सब बना दिए थे देश विरोधी ताकतों ने, खास करके इस जीएनपीसी ने, वामपंथियों ने और पीएफआई और सिमी आदि ने। पीएफआई सिमी तो इसी गद्दार जीएनपीसी की शाखाएं हैं। तो उनके दिमाग में जब भी ये झूठ और अफवाह का माने बाजार चलता है और वो शिकार बने रहते हैं, उसको दूर करने के लिए बीजेपी कभी भी प्रयास नहीं करती है। बीजेपी कभी भी उनके पास नहीं जाती है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर प्रयास अभी तो यूट्यूब के माध्यम से जो है उनसे यही निवेदन है कि जब भी ये भारत विरोधी ताकतें, खास करके जीएनपीसी है, वामदल हैं और टीएमसी वाले हैं और कुछ जो है ये समाजवादी वाले हैं, ये हमेशा जो है उनको बरगलाने का काम करते हैं। मैंने बताया था ना कि किसी पंचायत का चुनाव था करीब 6-7 साल पहले। तो किसी के प्रचार में हम गए थे, तो एक हमारे इस्लाम आस्था के बहुत बुजुर्ग थे, मेरी गाड़ी में जब बैठे और कुछ और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो हमने बस यही पूछा उनसे, जो बुजुर्ग थे, कि दादाजी ये बताइए कि हमारे देहातों में जातिवाद बिल्कुल जड़ पकड़ा हुआ है और इतना घिनौना किस्म का जो यह जातिवाद है, इसके मध्य में मोदी जी जीते कैसे? अब उन्होंने इस सवाल का जवाब तो दिया नहीं, लेकिन उस सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया कि अरे वो सब कहते थे कि जब मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमानों को जो पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ से भगा देंगे। तो हमने कहा कि भाई मोदी जी तो आ गए, कुछ ऐसा हुआ, आपको भागना पड़ा, आपको पाकिस्तान जाने का कोई दबाव बना? क्या नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा झूठ और अफवाह कहा किसने? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, ये समाजवादियों ने कहा कि बीजेपी आ जाएगी तो आपको यहाँ से भगा देगी और आपको पाकिस्तान भेज देगी। इसी तरह का हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए उनको भी फैसला लेने में बहुत दिक्कत होती है। और हमने देखिए, वास्तव में झूठ और अफवाह का शिकार हमारे सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, बल्कि हमारे हिंदू सनातन में भी जितनी भी कांग्रेस और नेहरू की गद्दारियां हैं, उधर ध्यान न दे करके वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को
जिम्मेदार मानते हैं। यह भी एक मानसिकता जो है बहुत ही खतरनाक है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में। तो खैर, इस तरह की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय वाम ताकत दल इसीलिए इस क्षेत्र में उतरा है कि सारे इस तरह के जो जहर इस सब बो रहे हैं उन ताकतों का नाश करके हमारे देश में और हमारे देश के सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में समरसता, आपस में प्यार मोहब्बत, अखलाक मोहब्बत, सद्भाव स्थापित करने के लिए ही ये भारतीय वाम ताकत दल ने ये बीड़ा उठाया है और ये प्रयास कर रहा है अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए तो कहता है कि इस यूट्यूब के संदेश को हमारे सभी भारतीय भाई बहन अधिक से अधिक ये पहुंचवाएं और इसकी और इसकी व्यूअरशिप को भी आगे बढ़ाएं, ताकि इसके विरोधियों को ये कहने का मौका न मिले कि अरे इसको देखता कौन है, मुश्किल से 4-5 लोग देखते हैं। हालांकि इसको डाउनलोड करके लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सीधे रूप में डायरेक्टली भी इसकी व्यूअरशिप को बढ़ाइए और जन जन तक इसको पहुंचवाइए। ये देश के लिए इसमें बहुत जरूरी है। भारतीय समाज विरोधी ताकतें और जिसमें सबसे इस देश के लिए जहर बनी हुई है बीजेपी, सिर्फ वोट के लिए नफरत का और नफरत ये बेच रही है, नफरत ये फैला रही है। तो खैर अब इस विषय पर बाद में आएंगे। पहले जो नेहरू की क्या गद्दारियां हैं जो कि बताया जा रहा था, तो उसके आगे सुनिए। तो उस नेहरू को मालूम था कि हमारे कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं उनकी बहुतायत है, वो मेजॉरिटी में है, और उनको पाकिस्तान के पक्ष में झूठ और अफवाह का शिकार बना करके उनको भड़काया जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है, उनको फुसलाया जा सकता है पाकिस्तान के पक्ष में। और इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है, और इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह ला करके वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये घिनौना मंसूबा था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान ले कि कितना घटिया किस्म का, कितना खतरनाक किस्म का गद्दार था जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए उसने ये वक्तव्य दिया कि भारत के कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। और इससे भी जब वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का मंसूबा या नेहरू का मंसूबा जो पूरा नहीं हुआ कि वो इसलिए कि उस जनमत संग्रह में कुछ शर्तें लगाई गई थी कि उसमें भारत या पाकिस्तान की सेनाएं उसमें मौजूद न हो, और ये बराबर जो है पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को भेजता रहा, तो वो नौबत ही नहीं आई कि कैसे जो उसमें जनमत संग्रह हो। तो और भारत को भी सेना भेजना पड़ा उन आतंकवादियों को सफाया करने के लिए, तो वो नौबत नहीं आई उसकी जनमत संग्रह की। लेकिन उसका मंसूबा जरा देखिए। तो जब उस मंसूबे से भी, इस मंसूबे से भी वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर पाया और नहीं कर सका, तो फिर उसने आगे और एक घिनौना देश के साथ गद्दारी की। वो ये है कि उसने संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से, संवैधानिक छल से मतलब कोई उसमें संवैधानिक प्रक्रिया कोई संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया, सीधे राष्ट्रपति के आदेश से। हालांकि संविधान के साथ कोई भी प्रस्ताव है या संशोधन है तो पहले वो संसद से पारित होता है, बस संसद के दोनों सदनों से
लोकसभा या लोकसभा के बाद राज्यसभा या राज्यसभा के बाद लोकसभा, और अब बाद में वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन वो जो संसद के द्वारा नहीं, सीधे राष्ट्रपति के आदेश से। तो वही पूर्णतः जो एक संवैधानिक छल है, छल करके धारा 370 35 से संविधान में जुड़वाया तो गया, लेकिन इस 35 से 1 का 370 का कहीं वर्णन जिक्र नहीं है। ये भी एक और छल है। और और तो धारा 370 और 35 से जुड़वाने के लिए जब बात आई, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसका एक चमचा था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला को बोला कि इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे अंबेडकर साहब हैं, उनके पास जाओ और वो ये काम कर देंगे। तो जब धारा 370 और 35 का ड्राफ्ट उन्होंने देखा, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो देखते ही ताड़ गए और फिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला के मुंह पर ही कहा कि अच्छा, तुम खाएगा भारत का और गाएगा पाकिस्तान का। बाबा साहब ने उसे शेख अब्दुल्ला के मुंह पर यह कहा। तो फिर ये जो है भागे भागे फिर नेहरू के पास गया। तो नेहरू ने फिर उसको इस मुद्दे को अपने हाथ में लेकर के सीधे राष्ट्रपति, उसमें थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहा कि इस पर आप वो सिग्नेचर करिए। हालांकि वो भी बहुत विरोध कर रहे थे, तो उनको भी धमकाया ये नेहरू कि इस पर कुछ चर्चा करना है, कुछ विरोध आपको बताना है तो बाद में हम कर लेंगे, पहले आप दस्तखत करिए। उनको भी दबाव लेकर के ये गद्दार नेहरू जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेकर के संविधान के साथ छल और देश के साथ छल किया। कौन? वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और ये धारा 370 और 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब कि वो भारत के संसाधनों पर पलेगा, वो खाएगा तो भारत का संसाधन, भारत का रुपया पैसा, आर्थिक संसाधन, लेकिन उस जम्मू कश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये विचित्र किस्म की व्यवस्था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस जम्मू कश्मीर को क्लिक किया। और उसने यूं ही नहीं किया कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण न हो, लेकिन वो भारत के संसाधनों पर उपले। इसी कारण ये जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन गया। वो स्वर्ग जो है एक पाकिस्तान का उपनिवेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले तो नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान का एक कॉलोनी, एक उपनिवेश बन गया। और ऐसा उपनिवेश जो कि आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का स्वर्ग बन गया। ये है गद्दारी उस भारत के ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू की भारत के खिलाफ। इसको हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें। अब इस तरह की जो व्यवस्था इसने स्पेशल स्टेटस देकर के, विशेष दर्जा देकर के उस जम्मू कश्मीर को ऐसी व्यवस्था देकर के ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ऐसी व्यवस्था कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण न हो, लेकिन भारत के संसाधनों का वो इस्तेमाल करेगा, भारत के संसाधनों पर वो पलेगा करके वो लगभग वो पाकिस्तान के एक उपनिवेश कॉलोनी के रूप में काम करेगा। तो
सौंप तो नहीं सका, कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले सौंप तो नहीं सका, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर दी कि वो लगभग वो पाकिस्तान का ही हो गया, उपनिवेश हो गया उसका। तो उस पाकिस्तान के उपनिवेश में आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए थे इस स्तर तक कि हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ये जघन्य अपराध किया, ये अपमानजनक अपराध किया कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का सर जो है शर्मसार हो जाता है। तो ये लबेलुबाब ये वजह है, ये सभी अपने भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। और इसके जानने के बाद हमारे खास करके जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इसको बहुत गौर से समझें और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इसके लिए जिम्मेदार न माने और उनके खिलाफ कोई नफरत न फैलने दें। हालांकि यह हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में नफरत फैलाने के लिए ही इस बीजेपी ने इस तरह की फिल्म बनवाई है। और इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करता है कि इतना जो तथ्य आपके सामने बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या की जड़ में सिर्फ गद्दार नेहरू को समझिए कि समस्या की जड़ में नेहरू है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार नेहरू है। और ये बीजेपी उस गद्दार नेहरू को बचाने के लिए ही ये कश्मीर फाइल लाया है। और वो नेहरू को कैसे ये बचा पाएगी बीजेपी? नफरत फैला करके कि जो गुस्सा नेहरू के खिलाफ हो सकता है वो जो है वो नेहरू जो है पृष्ठभूमि में चला जाएगा और हमारी आवाम खास करके हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों की जो तबका है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर नफरत के दृष्टिकोण से देखेगा तो नेहरू और नेहरू की गद्दारियां अपने आप जो है उसमें ढक जाएंगी। इसी साजिश से ये बीजेपी वालों ने कश्मीर फाइल बनवाई है। हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे विशेष करके हमारे आदरणीय हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसको गौर से समझे कि इसके लिए सिर्फ जो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। और इसलिए हम कम से कम आपस में और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर जरा भी जो है इस तरह का शक, इस तरह का नफरत और इस तरह के जो कुछ कट्टरवादी तत्व लपेटने की कोशिश करते हैं उनसे भी बचें। इस समय की मांग है और ये बहुत ही खतरनाक खेल रही है ये बीजेपी और इसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और जो कि इस तरह का नफरत वो क्या कहते हैं फैला रही है, बेच रही है, तो भारतीय जनता दल के ऊपर और अपनी आवाम के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आ गई है कि हम लोग इसमें समझदारी से काम करें और इस जीएनपीसी को, गद्दार जीएनपीसी को भी पहचाने। गद्दार जीएनपीसी के गद्दार वो जवाहरलाल नेहरू के पापों को ढकने के लिए जो साजिश कर रही है बीजेपी, इस गद्दार बीजेपी को भी पहचाने। यह राष्ट्रवाद है इसका, जरा सोचिए। बीजेपी का राष्ट्रवाद है अपने देश में नफरत फैला करके वोट बटोरना, इसका राष्ट्रवाद है ये। देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला करके और वोट लेना, वोट बटोरना और गद्दार नेहरू की गद्दारियों को ढकना, ये सबसे बड़ी अपने भारत के खिलाफ गद्दारी है। ये बीजेपी के लोग जान लें।
आने वाला समय इन्हीं विषयों पर उनसे हिसाब लेगा, यह देश हिसाब लेगा उनसे। इस मुगालते में रह रहे, इस मुगालते में न रहे बीजेपी वाले। और ये किस तरह का प्रचार करते हैं कि जेएनपीसी समाप्त हो गई और वामदल समाप्त हो गए। इनके जो 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं सिर्फ चुनाव जीतने वाली मशीन के पुर्जे हैं, इस देश के लिए नहीं है। और ये किस तरह से देश के गद्दारों को बचाते हैं, कुछ नमूने तो आप लोग देखे ही होंगे। कन्हैया कुमार ने जब नारा लगाया खुलेआम भारत के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ये बीजेपी वाले, अब गद्दार कहा जाएगी, गद्दार बीजेपी वाले कभी भी गद्दार नहीं बोले, देश का देशद्रोही नहीं बोले। उसके लिए इन सबों ने एक शब्द या शब्दावली या टर्म का इजाद किया, टुकड़े टुकड़े गैंग। अब जरा आप अभी लोग बताइए, जब टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा जाएगा और देश का गद्दार के रूप में वो जाना जाता, तो उस कन्हैया कुमार को इन्होंने साफ बचा लिया, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता करके। और उस गद्दार कन्हैया कुमार के साथ को बचाने का जो साजिश ये मोदी जी ने किया, मोदी जी के सिवा सालारों ने किया कि उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, अदालती प्रक्रिया के हवाले कर दिया। 36 महीने में जो है वो इसी दिल्ली पुलिस ने उसकी चार्जशीट बनाई और उस फाइल पर फिर ये गद्दार केजरीवाल उस पर 8-9 महीने लेकर बैठ गया। तो ये सारा मौका उसको केजरीवाल को बचाने का, वो घोर गद्दार जिसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको किस तरह से मोदी और मोदी जी की सरकार ने बचाया, इसको भी बहुत ध्यान से हमारे आदरणीय भारत भाई बहन इसको समझें कि देश के दुश्मनों को किस तरह से ये बीजेपी बचाती है, देश के गद्दारों को ये बीजेपी किस तरह से बचाती है। तो कन्हैया कुमार को देश का घोर गद्दार नहीं बताया, कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। और राहुल को देख लीजिए, डोकलाम के मुद्दे से लेकर के, लद्दाख के मुद्दे से लेकर के, और हर वक्त जो है यह देश के खिलाफ गद्दारी ही करता रहता है। और डोकलाम के मुद्दे पर जब वो हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में मिलता है चोरी छुपे, ये मोदी सरकार, मोदी महोदय ने आज तक इसकी जांच तक नहीं करवाई कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से और किस समय, जिसमें कि भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी कि पता नहीं कब युद्ध जो है वो छिड़ जाए, उसमें हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है रात के अंधेरे में। ये राष्ट्रवादी और इन्हीं लोगों को देश का गद्दार कहा जाता है। आज तक वो जांच नहीं कराए, सिर्फ गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए आज तक जांच नहीं करवाई मोदी जी ने कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी क्या बातें किया अपने 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 दुश्मन से, अपने दुश्मन चीन से। ये राहुल गांधी, ये बीजेपी वालों को गद्दार नहीं दिखता है, और न कभी, कब जब इसने अपने किसी नेता से, अपने सेनाध्यक्ष, अब देखिए वही सेनाध्यक्ष जो कि बाद में सीडीएस बने और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और जिनको ये मोदी महोदय ने पद्म विभूषण दिलवाया, तो वही हमारे जो है सेनाध्यक्ष थे बिपिन रावत,
उनको ये गद्दार राहुल गांधी अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाया और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजा। तब भी इन बीजेपी वालों को राहुल गांधी गद्दार नहीं दिखा और न कभी गद्दार कहते थे। और हमेशा ये राहुल गांधी जो है पाकिस्तान का पक्ष लेता है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में बात आती है, आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं इसकी सभाओं में। ये मणिशंकर अय्यर को भेजता है पाकिस्तान सहायता के लिए। और लद्दाख के मसले पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीन की एक जो है प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत के खिलाफ तमाम झूठ और आधारहीन निराधार अफवाहें जो है वो फैला रही थी। उन्हीं अफवाहों को आधार बना करके ये राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा था बराबर। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का गद्दार है ये राहुल गांधी। और झूठ का कि चीनी सेना घुस गई। अपने बाप के नाना की जो चीन के संबंध में जो गद्दारियां हैं उस पर इसकी घिघी बंद है इस राहुल गांधी की। और राहुल गांधी की गद्दार राहुल गांधी की घिघी नहीं बंद है। बीजेपी वाले भी कभी नहीं पूछते हैं कि भाई जो 42,000 वर्ग मील जो तुम्हारे बाप के नाना ने दुश्मन चीन को दे दिया था, और 62 के बाद 10,000 वर्ग मील और इन्होंने चीन को घुसवा दिया भारत में, वो भी गद्दारी है। इसको कभी भी बीजेपी वाले जो सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए एक शब्द नहीं बोलते, इनकी घिघी बंद रहती है। उल्टा वो आरोप झेलते हैं सब। यह देश को बर्दाश्त नहीं है। तो और उल्टे वो बोलता रहा लद्दाख के मामले में जो लगभग 1.25 साल की बात है कि चीन घुसाया, चीन की सेना घुसाई, मोदी जी ने घुसवा दिया। लेकिन ये बीजेपी वाले सिर्फ राहुल को बचाने के लिए, गद्दार राहुल को बचाने के लिए कभी नहीं कहे कि भाई चीन को अपनी जमीन देने वाला हमारे बाप का नाना वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। इनका नैतिक बल नहीं आया, और नैतिक बल का सवाल तो बाद में आता है। इनकी मंशा ही है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाना, इनकी ये मंशा है। यही तो गद्दारी है बीजेपी की। जेएनपीसी के जितने भी नेहरू हों, इंदिरा हों, राजीव हों, राहुल हों, ये सब तो गद्दारी करते ही हैं देश के खिलाफ। ये बीजेपी इस सारे गद्दारों को बचाती है, उसकी रक्षा करती है। ये गद्दारी बीजेपी की है। और उसी गद्दारी को छिपाने के लिए कभी कश्मीर फाइल, कभी हो, ताकि बीजेपी की गद्दारी और जेएनपीसी की गद्दारी पर हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन ध्यान न दें, नफरत में फंस करके। तो इनके मंसूबों को पहचानिए। बीजेपी को अब तक तो जेएनपीसी के इस तरह के झूठ और अफवाह और अत्याचारों से ये देश वो त्रस्त था। अब उनके जो छोटे भाई आए हैं बीजेपी के, जो जेएनपीसी के छोटे भाई, जो कि काफी उनको वोट भी मिल रहा है, और उन्होंने देख लिया कि भाई नफरत फैलाने से काफी वोट मिलता है, 80-20 करने से काफी वोट मिलता है। तो योगी और मोदी जैसे लोग जो कि इस देश के दुश्मन हैं, उनको वोट मिलता है। तो हमारे देश के लोग इस बात से सावधान है, जो कि कश्मीर फाइल जैसे
जो कि कश्मीर फाइल का सिर्फ दो ही उद्देश्य है, गद्दार नेहरू की गद्दारियों को जम्मू कश्मीर के मामले पर या अन्य मामले पर उसको ढकना, उसको ढकने के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में नफरत फैलना, ताकि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन नेहरू की गद्दारियों से ध्यान हटा करके सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाएं। ये साजिश है बीजेपी वालों की। तो नेहरू की गद्दारियों को छिपाना और उसको छिपाने के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाना, इसी के लिए जो है ये जो बीजेपी इस तरह का खेल खेल रही है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये समझदारी का परिचय दें और इस बीजेपी को पहचाने, कश्मीर फाइल को देख करके बीजेपी की साजिश को पहचाने, उसके झूठे राष्ट्रवाद को समझें और जो मुखौटा पहने राष्ट्रवाद है उस मुखौटे को चीर करके रख दें कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके गद्दार नेहरू को बचाना और गद्दार नेहरू को और उसकी गद्दारियों को बचाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम या हमारे हिंदू लोग जो है मुस्लिम से नफरत करें, इस तरह की साजिश करना। तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक तंजीम है। इसलिए भारतीय जनता दल को बहुत चिंता है इस बात की कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, यानी जिनको आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं, इसके बीच में जो एकता सद्भाव है हर कीमत पर बनाए रखिए। यही भारतीयता की, भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी डिमांड है, मांग है, समय की मांग है। अब आप लोग समझ गए होंगे इस देश को भारतीय एकता की कितनी सख्त आवश्यकता है। अब आगे आने वाले एपिसोडों में उसको खुलासा किया जाएगा कि हमारे पंजाब में रहने वाले कुछ सिख आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो नोटा पर वोट दिया था। ये गद्दार वो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीती कैसे, ये भी बहुत साजिश है। और कौन लोग अब अभी भी इसको आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, वह भी देश के साथ गद्दारी है। आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी है, जिसका मुखिया जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों से उसका संबंध पाया जाता है, जिसका मुखिया केजरीवाल जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करता है। उसको वोट देना इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है। ये सवाल जो है भारतीय जनता दल प्रत्येक भारतीय भाई बहन, प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन से ये सवाल पूछेगा और उसका जवाब लेगा। बाकी चीजें बाद में, मुल्क की अहमियत सर्वोच्च। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।